ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आप पहले वो क्वेश्चन नंबर 1 पे आए। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, व्हाट्सोएवर, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। और लीगल रिलेशनशिप के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है या क्रिएट होती है बिटवीन टू पार्टीज। पहले तो एग्रीमेंट होती है, और इन एवरी एग्रीमेंट देयर आर इसेंशियल एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन द एग्रीमेंट। वो जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो एग्रीमेंट से होते हैं, एग्रीमेंट के अंदर फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, एन एग्रीमेंट enforceable by law is a contract. An agreement enforceable by law is a contract. हम आपको आज enforceability समझाएंगे। What is enforceability? पहले तो आप ये समझें कि contract act जो है, it is a part of civil law. It is not a part of criminal law. It is a part of civil law. It also covers the commercial transactions. Commercial transactions of daily routine. जो भी अगर मैंने ऑफिस दी और बेची, किसी से एग्रीमेंट की, तो ऑल दीज आर कॉल्ड कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनफोर्सेबिलिटी इन लॉ? एनफोर्सेबिलिटी मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल इन लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने कहा किसी भी एग्रीमेंट के अंदर अगर इसेंशियल एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स अगर उस एग्रीमेंट के अंदर इंक्लूड हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना तो उसकी जो डेफिनेशन है सेक्शन 2H में कि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ मीन्स अ पर्सन हु इज अग्रीव्ड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज रेमेडी टू सीक फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। मीन्स दिस द सोर्स। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है सेक्शन 10। सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं ये कहूँ कि वाहिद सेक्शन 10 है जिसके ऊपर पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बिल्डिंग है, तो भी गलत नहीं होगा। लॉ मेकर्स ने इसके अंदर जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, जो भी वर्ड्स इस सेक्शन के अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं, हर एक वर्ड के पीछे सीरीज ऑफ द प्रोविजंस हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा होगा, लेकिन अभी जिस अंदाज में पढ़ता हूँ वो ये है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स if they are made by the free consent of parties, वो parties who are competent to contract. For what contract? Means that contract which is executed for a lawful consideration and with a lawful object, and are not hereby expressly declared to be void. सेक्शन 10 ने कहा कि ऑल एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को क्वालिफाई करने के लिए, उस एग्रीमेंट को क्वालिफाई करने के लिए एज अ कॉन्ट्रैक्ट जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि इफ़ दैट एग्रीमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़, और उसके साथ वो जो पार्टीज़ हैं हु आर कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट सच एग्रीमेंट, मीन्स उसकी क्वालिफ़िकेशन, पार्टीज़ की क्वालिफ़िकेशन। लेकिन उसके अंदर ये भी दिया गया कि उस एग्रीमेंट का जो परपोर्ट हो दैट शुड बी फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। अच्छा, अभी इस जो सेक्शन की जो लैंग्वेज है उसका ये फर्स्ट पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट के इस सेक्शन की लैंग्वेज में हमने देखा कि वो कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका मकसद ये है कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है,
सेक्शन 10 के जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर तो ये भी एक ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ ये नहीं आया कि एग्रीमेंट विच इज़ रिटन ड्यूली अटेस्टेड बाय द पार्टीज आर ड्यूली रजिस्टर्ड इन कॉन्सोनेंस विद द रजिस्ट्रेशन एक्ट दैट इज़ एग्रीमेंट विच क्वालिफाइज एज अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। जब ऐसी कोई बात नहीं है तो एग्रीमेंट ओरल भी होती है, एग्रीमेंट ओरल भी होती है, ज़ुबानी भी होती है, उसकी सेंक्टिटी, उसकी वैलिडिटी इतनी यानी आम और इम्पॉर्टेंट है जितनी रिटन एग्रीमेंट की है। लेकिन इसके पार्ट 2 में जो सेक्शन 10 है उसके पार्ट 2 में इसको मज़ीद क्लियर किया गया है। इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो ज़रा थोड़ी टिपिकल टाइप की है। उसमें लिखा गया है नथिंग हियरिन कंटेंड shall affect any law in force in Pakistan and not hereby expressly repealed by which any contract is required to be made in writing or the presence of witnesses or any law relating to the registration of documents। इसका जो मकसद है वो ये है, अगर कोई भी कोविनेंट एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट अगर उसके लिए ये है कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा रजिस्टर्ड होगा, ड्यूली अटेस्टेड होगा अंडर द सिग्नेचर ऑफ विटनेसेस, या वो इट शुड बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग, तो उसके लिए हमारा ऊपर वाला हिस्सा वो एप्लीकेबल इसीलिए नहीं है कि जिसे लिखा गया कि नथिंग शैल कंटेंट हियर एंड आफ्टर, कि ऊपर वाला हिस्सा जो है उसके अंदर तो हमने कहा कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन कैसे होती है, उसकी लीगलिटी प्रोप्राइटी कैसे होती है, उसके अंदर सिर्फ ये लिखा गया कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ़ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज एंड दोज पार्टीज हु आर क्वालिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट and that agreement shall be with lawful object and lawful consideration। तो means by in that perspective within meaning or contemplation of the first part of the section it transpires that agreement it may be oral agreement विसाविस रिटन एग्रीमेंट। लेकिन यहाँ जो चीज़ अहम है वो ये है कि यहाँ फर्स्ट पार्ट में ये क्लियर नहीं किया गया कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हो दैट शुड बी इन राइटिंग एनी हाउ, नो। अच्छा, सेकंड पार्ट में लिखा गया है कि अगर किस लॉ ऑफ द लैंड आपका प्रिस्क्राइब करता है, लॉ ऑफ द लैंड आपका ये यानी मेंशन करता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के लिए आपका वो कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म में हो या उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है या उसकी अटेस्टेशन ज़रूरी है, तो ऊपर वाला हिस्सा इस पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपका अपना लॉ प्रिवेल करेगा। आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो ये कहाँ लिखा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन रिटन फॉर्म, इट शैल बी रजिस्टर्ड और इट शैल बी ड्यूली एग्जीक्यूटेड, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है मुझसे। अभी देखिए सेक्शन 54 टीपी एक्ट, सेक्शन 54 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा गया है सेल हाउ मेड, मीन्स अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस सेल इज कंप्लीट। वहाँ लिखा गया है सेल ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी exceeding an amount of ₹50 and in which part payment is made or partly paid or partly promised, and that sale for which agreement is reduced in writing, duly attested and registered as per law of the land, means law of the registration act, means sale is complete under 3 yani these ingredients and 3 requirements, and those requirements are means when there is agreement or contract it shall be reduced in writing, means it should be in written form. When it is reduced in writing in written form it shall be attested by the witnesses as per law of the land, where the number of the witnesses provided, again this is a question, then we will revert back to Article 17 and Article 79 of Qanun-e Shahat Order. Article 17 provides that
any transaction which pertains to financial obligation, there shall be attestation of two witnesses. Other than financial obligation, one witness is sufficient for attestation. Again, we go or revert back to section article 79. वहाँ लिखा गया है, before the courts or during evidence, authenticity of the document will be established or proved by the attestation and examination of two witnesses before the court. अच्छा, ये आ गया कानून-ए-शात आर्डर में कि भाई जो विटनेसेस उस डॉक्यूमेंट के हों वो दो हों। अच्छा, अभी चूँकि इसके अंदर जो आई बात, भाई अगर वो विटनेसेस तो हैं जो दो हैं, हमने उसको कानून-ए-शात आर्डर के दो प्रोविजंस में आपको समझाया, आर्टिकल 17 में और आर्टिकल 79 में। लेकिन इसके आगे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो, और रजिस्टर्ड तब हो व्हेन पोजेशन इज डिलीवर्ड, अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ देयर शैल बी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आप देखिए, अगर सेक्शन 7 पढ़ेंगे, if you will go through the provisions of section 7, it is provided that every non-testamentary instrument exceeding an amount of rupees 100 requires compulsory registration. Now again question is, what is non-testamentary instrument? तो इसका मकसद ये है कि रजिस्ट्रेशन जो भी कंपलसरी है वो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की है और टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की नहीं है। तो हमें पहले समझना चाहिए कि व्हाट आर द टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स। जो टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट अंडर द लॉ है वो ये है कि जो डॉक्यूमेंट इट शुड बी टेस्टिफाइड। Now again question is, which document is testified? The answer is that the document is testified which is signed or executed by the testator. Now again question is, who is testator? The reply is simple, testator is a will maker. The person who executes will, he is called will maker. The document which is reduced in writing containing certain terms and conditions as to will means vasyat, that is called will, and the person making the will is called will maker. Then you will ask this question from me, how I say that the person who makes the will is a testator? When I say that the person who is making the will is a will maker. अच्छा, एक चीज़ जो अहम और इम्पॉर्टेंट आपको समझानी है कि विल एक वो डॉक्यूमेंट है जो लाइफ टाइम में उसकी कोई लीगलिटी, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मसलन मैं कहता हूँ ये जो ऑफिस है मेरी, मैं वसीयत करता हूँ इन राइटिंग, ये मेरी ऑफिस जो है ये मैं किसी अपने बेटे को, बेटी को या किसी को ये मैं एज अ विल करके दे रहा हूँ, भाई उसी की प्रॉपर्टी उसको दी जाए। दिस अ विल। नाउ थिंग इज दैट आई एम अलाइव, मैं तो जिंदा बैठा हूँ, अभी मैंने वो विल तो कर दी, अभी साल के बाद मेरा मूड चेंज हो गया और मैंने ऑफिस ही बेच दी। इर्रिस्पेक्टिवली विल का डॉक्यूमेंट भले मेरे बेटे के पास हो और वो जाकर कोर्ट में चैलेंज करे कि भाई मेरे बाप ने मुझे विल के तौर पर दी थी, अभी उसने बेच दी, तो कोर्ट कहेगी कि भाई आपका सूट जो है मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि विल का जो इफेक्ट होता है वो होता है आफ्टर द डेथ। तो विल जब आफ्टर द डेथ हो जाती है तो इसको कहते हैं बिक्विस्ट। को विल का नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाता है, इट बिकम्स बिक्विस्ट, एंड द पर्सन हु इज मेकिंग द विल मीन्स विल मेकर, ही इज कॉल्ड टेस्टेटर। मीन्स his nomenclature is changed after his death, after his demise। पहले तो वो विल मेकर था,
आफ्टर दैट ही इज़ अ टेस्टेटर। सक्सेशन एप्लीकेशन जब कोर्ट ऑफ लॉ में डालते हैं तो उसके अंदर एक अहम एक पैरा होती है। वो पैरा यूँ होती है कि दैट ड्यू डिलिजेंट सर्च हैज़ बिन मेड आफ्टर द डिमाइज ऑफ द प्रोपोजिटस, या जो भी इनका बड़ा है जो फोत हो गया, दैट ड्यू डिलिजेंट सर्च हैज़ बिन मेड after the demise of the propositus but nothing was found out as a will। जब ये चीज़ लिखेंगे तो इनकी सक्सेशन एप्लीकेशन मेंटेनेबल होगी, अदरवाइज विल होगी तो सक्सेशन एप्लीकेशन नहीं होगी, फिर सूट होगा कि भाई देयर शुड बी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विल। तो इसका मकसद ये है कि विल एक वो डॉक्यूमेंट है जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती और उसको कहा जाता है टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, और उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। तभी सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि एवरी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट एक्सीडिंग एन अमाउंट ऑफ ₹100 रिक्वायर्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। क्योंकि 100 तो आप सोचेंगे कि भाई आज तो 100 की कोई वर्थ और वैल्यू है नहीं, लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है दिस इज़ अ लॉ ऑफ 1908, और उस वक्त 100 रुपये में यानी 4 एकड़ ज़मीन मिलती थी। एट दैट टाइम 4 एकड़ ज़मीन 100 रुपये मिलती थी, और आज वो 4 एकड़ ज़मीन जो है तकरीबन अगर अच्छी फर्टाइल एरिया में होगी तो यानी करोड़ तक चली जाती है, करोड़ तक नहीं तो 70-80 लाख तक जाती है। तो 70 या 80 लाख के वर्थ का उस वक्त 100 रुपया था, तभी ये लिखा गया। और रेयर एक्सेप्शन केसेस में रजिस्ट्रेशन होती थी कि किसी भी प्रॉपर्टी की वर्थ 100 नहीं होती थी। इसीलिए सेक्शन 17 के नीचे लिखा गया जहाँ रजिस्ट्रेशन 100 हो, बोला अगर वो प्रॉपर्टी लेस देन 100 है तो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, लेकिन इसकी सेल कंप्लीट होगी विथ डिलीवरी ऑफ पोजीशन। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, लेकिन सेल विल बी कंप्लीट विथ डिलीवरी ऑफ पोजीशन। अच्छा, अभी चूँकि एक चीज़ जो आपके सामने आई कि वो चीज़ जो सेल होती है, और सेल हमने आपको समझाया विथ रेफरेंस टू सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज competent to contract for a lawful considerations and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। ये अभी मैंने आपको लिंक से समझानी है, लेकिन नीचे जब मैं चला गया तो उसके अंदर आपको ये समझाया कि जो नीचे इसका प्रोविसो है कि नथिंग हियरन कंटेंट शैल अफेक्ट एनी लॉ एंड फोर्स इन पाकिस्तान and not hereby expressly repealed by which any contract is required to be made in writing or the presence of witnesses or any law relating to the registration of document। अगर कोई लॉ इंटेक्ट है, रिपील नहीं है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन होगी और अटेस्टेशन भी होगी। तो रजिस्ट्रेशन अटेस्टेशन मैंने आपको मुख्तलफ लॉज से समझाई। अच्छा, अभी हम आते हैं हमारा जो सेक्शन 10 का ऊपर वाला पार्ट है उसके अंदर कि व्हाट इज़ एग्रीमेंट। ठीक है ना। डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2E ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 2E कहता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस forming the consideration for each other is an agreement। Every promise, every set of promises forming consideration for each other, that is agreement। इसका मिसाल मैं आपको इस ऑफिस पे देता हूँ। इसका जो प्रॉमिस है, पहले आप प्रॉमिस समझे। व्हाट इज प्रॉमिस? प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B में। एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2E में, और प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B में।
when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. When accepted, it becomes promise. ठीक है, प्रॉमिस तो आ गया, लेकिन एग्रीमेंट में आया है कि एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फार्मिंग कंसीडरेशन. अगेन क्वेश्चन, व्हाट इज कंसीडरेशन? देखो ये जो चीज़ है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. आप एक लिंक को दूसरे से लिंक से मिलाकर जाएंगे तो जैसे मैथमेटिकल की एक इक्वेशन होती है, न्यूमेरिकल होता है, आप उसको एक पेज 1.5 पेज तक उसका आखिर में उसका कंक्लूजन होता है. ये इस तरह का मामला है. लॉ इस तरह से नहीं है जिस तरह से आप पढ़ते हैं. लॉ की बाकायदा एक फुल एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होती है और लिंक वाइज उसको मिलाया जाता है, क्योंकि एक एक लॉ के अल्फाज की इंटरप्रिटेशन होती है. जब आप एक एक अल्फाज की इंटरप्रिटेशन करते हैं तो लॉ के आप बिल्कुल डेप्थ में चले जाते हैं, और डेप्थ में जाने के बाद जब पूरी चीज़ें और लिंक्स आप कवर करते हैं तो एक मुकम्मल फार्मूला बन जाता है. जब मुकम्मल फार्मूला बन जाता है तो आपकी एक लेवल मैच्योर हो जाती है टू पास दी एग्जामिनेशन, टू पास दी जुडिशल एग्जामिनेशन. क्योंकि ये जो आज मैं आपको समझा रहा हूँ उसमें से तकरीबन मैं आपको बताऊँ कि यानी 20 से 25 क्वेश्चन तो वाईओसी के निकलते हैं, और इतने ही क्वेश्चन रिटन एग्जामिनेशन के निकलते हैं जो मुख्तलिफ नमूने यानी तरीके से स्टाइल से पूछते हैं, और इतने ही क्वेश्चन स्क्रीनिंग के निकलते हैं. यानी जो मैं इसके अंदर लिंक्स कवर करूँगा, आप यूँ समझें तकरीबन आधा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा हो जाता है. यानी इस एक डेफिनेशन सेक्शन 10 के अंदर आधा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा हो जाता है. ठीक है ना. और ये आपके लिए इसीलिए ज़रूरी है कि जब एक सेक्शन के अंदर आधा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा हो जाता है तो इसका मकसद ये है कि आपने एक ऐसा फाउंडेशन लॉ का पकड़ा जिसमें बाकी लिंक्स इंटरलिंक्स जो भी हैं आप सक्सेसफुली कवर करते जा रहे हैं. स्टडी का एक मैकेनिज़्म होता है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं. अगर आप इस मैकेनिज़्म के साथ स्टडी करेंगे तो लॉ आपके लिए ना सिर्फ आसान होगा, लेकिन आपका उसके अंदर पढ़ने के लिए इंटरेस्ट भी पैदा होगा. जब लॉ के अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है तो इसका मकसद ये है कि उस कैंडिडेट को लॉ समझ में आ रहा है. अदरवाइज़ अगर आप बग़ैर लॉ को समझे पढ़ेंगे तो लॉ ड्राई और खुश्क है बहुत, और आप इसको पढ़ नहीं सकेंगे, आप इसको बंद करेंगे. अच्छा, अभी चूँकि इसके अंदर जो मेन चीज़ आई है कि कंसीडरेशन क्या है, व्हाट इज़ कंसीडरेशन. ये तो आ गया कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस. माना प्रॉमिस का क्या है? अगर कोई पर्सन जिसको प्रपोज़ल दिया जाता है और वो अपनी असेंट या मर्ज़ी सिग्निफाई करता है दूसरे पर्सन पर, मीन्स ही हैज़ कंसेंटेड और असेंटेड देयर टू, और जब असेंटेड देयर टू हुआ तो मीन्स ही इज़ एक्सेप्टेड, और जब एक्सेप्ट हुआ तो मीन्स इट बिकम्स प्रॉमिस. बंदा आया, सही आपको ऑफिस देनी है. मैंने कहा हाँ. कितना होगा भाई? 30 लाख होगा. 25 लाख पे हमारी बात हो जाती है. भाई मैं 25 लाख सर आप देंगे? मैंने कहा हाँ मैं 25 लाख आपसे दूंगा. ठीक है, अभी मैं आपको 5 लाख दे रहा हूँ एज अ टोकन मनी. मैंने कहा ठीक है आप मुझे दे. मैंने प्रॉमिस किया, मैंने उसका ऑफ़र एक्सेप्ट किया, माना असेंट मैंने उसको दी और उसको कबूल किया, असेंट यानी एक्सेप्ट किया. एक्सेप्ट करने के बाद वो मेरा प्रॉमिस हो गया. अभी प्रॉमिस इज़ आउटकम ऑफ सम कंसीडरेशन. कंसीडरेशन उसने पास ऑन की 5 लाख की, लेकिन कंसीडरेशन रेसिप्रोकल, नॉट वन वे फ्रॉम बोथ साइड्स. अब मेरी कंसीडरेशन क्या होगी? ठीक है भाई आपने 5 लाख दिए, मैंने आपसे रिसीव कर दिए. अभी इन ल्यू ऑफ दोज 5 लाख रुपीज़ आई विल हैंड ओवर पोजेसन to you after receiving remaining 25 or 20 lakhs. Simultaneously I will execute registered sale deed in your favor. This is consideration from my side, and that is consideration from him to pay me remaining amount of rupees 20 or 25 lakhs at the time when registration is effected in his person. It is called consideration.
consideration for each other. The word is used in an agreement is that is consideration for each other. Each other means reciprocal. Or reciprocal term is also used under the Contract Act wide 2F, section 2F. Each other means reciprocal. Promises which form the consideration are part of consideration for each other, जो मैंने अभी आपको समझाया, इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस. मेरा प्रॉमिस क्या है कि मैं आपको पोजीशन हैंड ओवर करूंगा और रजिस्टर से लीड करके दूंगा. आपका प्रॉमिस क्या है? आपका प्रॉमिस ये 5 लाख मैं अभी दे रहा हूँ, 20 लाख 25 लाख फिर बाद में दूंगा. मीन्स दिस इज कंसिडरेशन, म्यूचुअल कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एंड दैट इज पार्ट ऑफ अवर एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट इज आउटकम ऑफ प्रॉमिस. And by promise I described or showed my assent to sell this property and hand over possession in favor of you. अच्छा, अभी तो ये तो आ गया कि every promise and every set of promises forming the consideration for each other means reciprocal is an agreement. ये तो आ गया, लेकिन इसके अंदर ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि ये एग्रीमेंट है जिसके अंदर दो बंदे आपस में एक मुआहदा कर रहे हैं, कोई चीज़ मुआहदा कर रहे हैं एक चीज़ का, और उसके अंदर कंसिडरेशन पास ऑन हो रहा है और कंसिडरेशन ऑनेस्टली दोनों की तरफ से हो रहा है, तो इसको एग्रीमेंट कहा जाता है. लेकिन इसके अंदर ये नहीं है कि व्हाट इज़ द परपोर्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट. Either it is for lawful object, unlawful object, for what purpose. This is also agreement. भाई मैं आपको ये पासपोर्ट ऑफिस है, मैं लिख कर देता हूँ, ये मेरे दादे की प्रॉपर्टी है, मैं आपको लिख कर देता हूँ. एग्रीमेंट तो हो जाएगी ना. अंडर दोज एग्रीमेंट व्हाट आर द टर्म्स? भाई आप क्या है, ये मैं आपको दूंगा और आप इसकी कीमत है 1 करोड़ रुपया, आप मुझे 10 लाख अभी दे दें. 10 लाख के बाद अभी मैं 90 लाख में आपको पोजीशन भी दूंगा और सेल डीड भी करा के दूंगा. एग्रीमेंट तो हो गया ना. लेकिन अभी पॉइंट ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्वालिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि एग्रीमेंट वो है जिसकी मुझे पोजीशन नहीं है. एक गवर्नमेंट की ऑफिस है जिसके अंदर मुझे टाइटल, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो 100 साल के पुराने हैं. उसके बाद ये ऑफिस 100 साल से बनी हुई है. ठीक है, मेरे दादे की प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसके बाद 100 साल तक मैंने इसका कोई क्लेम नहीं किया. मैं, मेरा बाप, मेरा दादा सब सोए रहे. तो मीन्स लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंदर इस प्रॉपर्टी की जो रेमेडी है फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ, वो हमारी एक्सटिंग्विश हो गई, ख़त्म हो गई. तो इसके अंदर अगर मैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर भी जाऊंगा तो मुझे क्वेश्चन होगा कि भाई ये प्रॉपर्टी कब से बनी हुई है. मैं कहूँगा 100 साल से बनी हुई है. तो आपने 100 साल तक कोई क्लेम, आपके बाप ने, दादे ने कोई क्लेम किया? मैं कहूँगा नहीं क्लेम किया. बोलेगा फिर आपकी तो रेमेडी है ही नहीं. रेमेडी आपकी तब हो जब यू शुड बी विद इन टाइम, यू आर नॉट टाइम, एंड देयरफॉर यू हैव नो लिमिटेशन. अगर लिमिटेशन पॉइंट में क्लियर नहीं कर सका तो मुझे मेरिट पे कोर्ट सुनेगी नहीं. यहाँ आप बाहर खड़े हैं मेरे ऑफिस के बाहर खड़े हैं और आप सारी चीज़ें बातें कर रहे हैं. अगर मैं आपको दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर आपको बुलाऊंगा तो कुर्सी पर तो आप बाद में बैठेंगे ना. अभी कुर्सी पर आप कैसे बैठेंगे जब मैं आपको अंदर घुसने नहीं देता? तो कोर्ट के अंदर जब हम लिमिटेशन कोर्ट को क्लियर नहीं करते तो मेरिटमी कोर्ट हमें घुसने नहीं देगी, सुनेगी नहीं. कोर्ट क्यों सुनेगी हमें? बोलेंगे पहले लिमिटेशन पे तो मुतमईन कर दो ना. लेकिन एग्रीमेंट हो जाता है, क्योंकि उस एग्रीमेंट के अंदर लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसीडरेशन लिखा हुआ नहीं है. Every promise, every set of promise forming consideration for each other is an agreement. Consideration उसने हमने दी, एक बंदा है और उसके अंदर एग्रीमेंट करता है, भाई ठीक है ऐसा करो, ये आप अफ़गानिस्तान जाओ, वहाँ से जाकर ये गांजा और ओपियम वगैरह ले आओ. आप वर्किंग पार्टनर हैं, मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ. 1 लाख आपके, 1 लाख मेरे. लियारी में चले जाओ, वहाँ बेचो. 1 लाख के पे 2 लाख 3 लाख का नफ़ा होगा, आपस में बांटेंगे. ये एग्रीमेंट तो हो गया ना. एग्रीमेंट तो हो गया, कंसिडरेशन भी उसके अंदर आ गया, 2 पार्टीज़ की विलिंगनेस भी हो गई.
लेकिन एक एग्रीमेंट के अंदर वो बंदा सारे पैसे खा जाता है और उसको देता नहीं है। उसने कहा भाई आपकी मेरे साथ एग्रीमेंट है, मैंने वो एग्रीमेंट कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। कोर्ट ने कहा भाई ये आपकी एग्रीमेंट जो है उसके अंदर कंसीडरेशन क्या है, सही कंसीडरेशन पूरा है, मैंने उसको पैसे दिए, उसने मुझसे पैसे लिए, उसके अंदर टर्म्स ये थे और उसके अंदर एग्रीमेंट सेक्शन 2E में क्वालिफाई करता है। तो कोर्ट कहेगी 2E में क्वालिफाई करता है लेकिन 2H में नहीं आता। 2H में है इनफोर्सबिलिटी और इनफोर्सबिलिटी इज बिफोर द कोर्ट। इसकी जब इनफोर्सबिलिटी नहीं है तो भाई हम आपको सुनेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। यूर सूट इज नॉट मैरिड। अभी समझ गया ना मेरी बात? तो ये एक चीज़ होती है जो बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, अभी कॉन्ट्रैक्ट है इनफोर्सबल बाय लॉ मीन्स विथ फ्री कंसेंट। आगे क्या आया? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट। नाउ व्हाट इज फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके अंदर लिखा गया है कि कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट काज्ड बाय कोerशन सेक्शन 15, undue influence section 16, fraud section 17, misrepresentation section 18, mistakes subject to provisions of section 20, 21 and 22. What is 20? Agreement void where both parties are under mistake of fact. 21 में क्या है? एक contract is not voidable ऑन मिस्टेक ऑफ लॉ। और सेक्शन 22 में क्या लिखा गया है? कॉन्ट्रैक्ट काज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी ऑन फैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। एक पार्टी की मिस्टेक है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अगर दोनों पार्टीज की मिस्टेक है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अगर लॉ के अंदर किसी भी पार्टी की कोई भी मिस्टेक है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है लेकिन वैलिड है। मिस्टेक ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट को नलीफाई नहीं करती क्योंकि वो लॉ ऑफ द लैंड जो है वो किस तरह से, वो स्टेज पे जब आए तो मैं आपको अपने केस से समझाऊंगा जो मैंने हाई कोर्ट में चलाया था ऑन दी पॉइंट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, और वो केस हमने जीता था ऑन दिस पॉइंट क्योंकि उसके लिए हमारे पास इस सेक्शन पे हमारे पास बैकग्राउंड था उस एग्रीमेंट के अंदर। अभी आपने देखा जो सिंपल पॉइंट है वो ये है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट। जब एग्रीमेंट के अंदर हम आए तो हमने आपको बताया एग्रीमेंट्स डिफाइंड सेक्शन 2E, फिर हमने आपको प्रॉमिस बताया, प्रॉमिस डिफाइंड सेक्शन 2B, फिर हमने कंसीडरेशन आपको बताया, कंसीडरेशन डिफाइंड सेक्शन 2D, फिर ईच अदर मीन्स रेसिप्रोकल कंसीडरेशन, रेसिप्रोकल प्रॉमिस वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2F। फिर एग्रीमेंट से हम आगे चले आर कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड सेक्शन 2H, और एन एग्रीमेंट इन्फोर्सबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसकी इन्फोर्सबिलिटी हमने आपको बताई कि भाई इफ़ इट इज़ काज्ड बाय फ्री कंसेंट, हमने आपको बताया फ्री कंसेंट इज डिफाइंड सेक्शन 14। फिर आगे चला कि व्हाट इज फ्री कंसेंट इज दैट कंसेंट व्हिच इज नॉट काज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस कोerशन, दैट इज 15 सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, फ्रॉड सेक्शन 17 और मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 17, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ सेक्शन 20 to 22। अभी तो हम चल रहे हैं इस वे में जहां आपको पता चला कितने सेक्शंस यहाँ तक आ गए, अभी आगे सेक्शंस और आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको सेक्शन 10 की फिर डेफिनेशन पढ़कर सुना रहा हूँ कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अभी क्वेश्चन आया हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट।
competency of the contract is provided under section 11 of the Contract Act. Section 11 कहता है every person is competent to contract. Every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject, and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. This is a definition. लेकिन इस definition के में आपको मैं बताता हूँ कितने provisions involved हैं. Number 1, every person. What is person? Term person is not defined under Contract Act, but as a law student we must know and we must trace out the purport of this term person so that we may know who is the person towards competency of the contract. The term person is defined under PPC, Wide Section 11. Section 11 PPC provides that person includes any company or association or body of persons, whether incorporated or incorporated. Now again question is whether the purport of person is incorporated in PPC can be borrowed for incorporation under Contract Act. Answer is no. Then where may we go? Contract Act पहले स्टार्ट में मैंने आपको बताया it is a branch of civil law. When it is a branch of civil law, उसके अंदर हम PPC पाकिस्तान पेनल कोड की डेफिनेशन कहाँ कैसे लगाएंगे, अप्लाई करेंगे. अगेन क्वेश्चन इज तो हम पर्सन कहाँ से लाएं, उसकी डेफिनेशन कहाँ से लाएं, जब उसकी डेफिनेशन है ही PPC में. तो लॉ ने कहा कि नहीं, एज अ लॉ स्टूडेंट हम आपको थोड़ा समझाते हैं. अभी एक्सप्लेनेशन ये है कि हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड भी है, तो हम इसको टर्म करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड CPC के अंदर. जब हमने CPC को खोला वहाँ भी पर्सन डेफिनेशन क्लास में नहीं है. देन वेयर में यू गो, तो लॉ कहता है जहाँ आपका सिविल लॉ साइलेंट हो तो आप जनरल क्लॉज एक्ट में चले जाएं. हम जब जनरल क्लॉज एक्ट में गए तो हमें जनरल क्लॉज एक्ट के सेक्शन 2 में सब सेक्शन 47 में पर्सन की डेफिनेशन मिली. और उस पर्सन की डेफिनेशन ये है कि पर्सन शैल इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. वर्चुअली अगर आप PPC के सेक्शन 11 की डेफिनेशन को देखेंगे और जनरल क्लॉज एक्ट की सेक्शन 2 के 47 को देखेंगे कि दोनों का जो परपोर्ट है, मीनिंग है, ऑलमोस्ट सेम है. लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन अप्लाई करेंगे वो जनरल क्लॉज एक्ट की करेंगे और PPC की नहीं करेंगे. अभी देखिए एक चीज़ आपको ये समझने की मिली कि पर्सन का जो परपोर्ट हमने गैदर किया दैट इज़ विथ रेफरेंस टू द जनरल क्लॉज एक्ट. अच्छा, नंबर 1. नंबर 2 ये आता है सेक्शन यानी 11 के अंदर हु आर कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट एवरी पर्सन. तो पर्सन का मकसद ये इंडिविजुअल भी है, कॉरपोरेशन भी है और कॉरपोरेट बॉडी भी है विच आइदर sue or be sued in its name, that's a person. लॉ कहता है कि कॉरपोरेशन shall be sued in its name. क्या कॉरपोरेशन या कंपनी केस कर सकती है? वो तो भाई बेजान है. लेकिन लॉ ने कहा कि कॉरपोरेशन और कंपनी इज कंसिस्टिंग ऑफ सम ह्यूमन बींग्स, और उससे अगर वो इट इज कंसिस्टिंग ऑफ सम पर्सन्स और ह्यूमन बींग्स,
means those persons are running the affairs of that corporation or company. तो means corporation itself comes in the definition of person. तो इसको मजीद enlighten हो गया ये definition by the legislature under the definition clause. Though this definition is not available under Contract Act, but we gather it with reference to the General Clause Act. मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि लॉ स्टूडेंट के लिए जनरल क्लास एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट्यूट होता है. जहाँ में कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम कंसल्ट करते हैं जनरल क्लास एक्ट को, क्योंकि सीपीसी का अलग प्लेटफॉर्म है, पीपीसी का अलग प्लेटफॉर्म है और फैमिली लॉ का अलग प्लेटफॉर्म है. एक लॉ दूसरे लॉ को अंदर इंडल्ज या घुसने नहीं देता. हर लॉ का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, अपना अपना प्रोसीजर है, अपना अपना मैकेनिज़्म है. लेकिन जनरल क्लास एक्ट में आपको एक क्लियर कर दूं, वो सीपीसी पे भी अप्लाई करता है, पीपीसी पे भी अप्लाई करता है और फैमिली लॉ में भी अप्लाई करता है. तो इसका नाम है जनरल क्लासेस, स्पेशल क्लास नहीं है, जनरल क्लास मीन्स इट विल अप्लाई एवरीवेयर. तो इसीलिए इसकी माना वर्चुअली वही है, परपोर्ट वही है जो पीपीसी का है. लेकिन हम पीपीसी से ले नहीं सकते थे, हमने जनरल क्लास एक्ट से ले लिया, क्योंकि जनरल क्लास एक्ट अगर पीपीसी में भी नहीं होता और पीपीसी अगर लेता तो पीपीसी जनरल क्लास एक्ट से लेता. लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ है जो मैं आपको मज़ीद क्लियर करना चाहता हूँ. ये जो पर्सन पीपीसी के अंदर है उसके अंदर वर्ड शल नहीं है, यहाँ लिखा गया है पर्सन इंक्लूड्स, और जो जनरल क्लास एक्ट के अंदर मीनिंग है उसके अंदर शल है. तो इसकी जो डिस्टिंक्शन है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि पीपीसी के अंदर जब पर्सन को डिफाइन करेंगे तो हमारी डिस्क्रिएशन है कि इनको लें या किसी और को लें. लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन को लेंगे तो इसको मैंडेटरली इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जनरल क्लास एक्ट ने पर्सन को शल में स्टार्ट कर दिया है कि पर्सन शल इंक्लूड, और शल का वर्ड पीपीसी के अंदर नहीं है. तो दिस इज आल्सो very good development for you to understand how there is enactment of the law and what is mindset of the legislature while enacting the laws. As a law student, we are supposed to discover the intention of the law. तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है. देखिए सेक्शन 11 के अंदर ये डेफिनेशन आई कि every person is competent to contract. Competent to contract. Who is competent to contract? क्यों सेक्शन 11 तो खुद कहता है कि सेक्शन 11 pertains to competency of the contract of sound mind of who is of the age of majority. Number one, a person who is of the age of majority. Now, what is the age of majority? Age of the majority will be computed, will be gathered with reference to the statute that is called Majority Act. Majority Act हमारे पास है, Majority Act is available with us, and that law was enacted in 1875, now 1875, Majority Act 1875. और significantly आपको ये सुनकर इसके अंदर भी हैरत होगी कि इसके अंदर टोटल 4 सेक्शंस हैं, दैट्स ऑल. और ये स्टेट्यूट वर्चुअली 2 पेजेस का है, बस इससे ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर हैं ही 4 सेक्शंस और एक ही पेज में 4 सेक्शंस आ जाते हैं, यानी 1.5 पेज है इसका. यहाँ से शुरू हुआ इसका, पहले तो इसके अंदर डेफिनेशन सेविंग है, सेविंग के बाद इसके अंदर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है, और सेक्शन 4 यहाँ ख़त्म हो गया, सेक्शन 4 यहाँ ख़त्म हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद ये इसकी जो है 8 लाइनें, 20 लाइनों का ये पूरा स्टेट्यूट टोटल 1875 में इनेक्ट हुआ. और आपको मैं बताऊं कि ऐसा इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसके बगैर हम चल नहीं सकते. अच्छा, इसके अंदर एज ऑफ मेजॉरिटी हम कंप्यूट कैसे करते हैं? ये सेक्शन 3 और 4 में लिखा गया है, एज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स डोमिसाइल्ड इन पाकिस्तान. भाई मेजॉरिटी उनकी क्या होती है? आप देखिए कितने लाज यहाँ, सिटीजनशिप एक्ट है, नादरा के लाज हैं, इसके अंदर
जो भी लॉ फॉलो करता है, आइदर इट इज सिटीजनशिप एक्ट और लॉ ऑफ नादरा, दैट लॉ फॉलो द मेजॉरिटी एक्ट। मेजॉरिटी एक्ट में मेजर की एज क्या है? 18 साल। तो जो भी प्यूनिटिव लॉज हैं, यानी मुस्लिम लॉज हैं, फैमिली लॉज हैं, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है, या फाइलिंग ऑफ द सूट है, गेटिंग NIC फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट है, कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर एनी यानी जो ट्रांजैक्शन है, वो सारी जो कंप्यूटेशन ऑफ द एज होती है, दैट इज विथ रेफरेंस मेजॉरिटी एक्ट, वाइट सेक्शन 3। सेक्शन 4 में यहाँ डिफाइन किया गया है कि उस बंदे को भी मेजर नहीं कहेंगे जो अंडर गार्डन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत है। सपोज कीजिए एक माइनर है, कोर्ट ने उसका एक गार्डियन अपॉइंट किया है और माइनर इज अंडर द सुपरविजन ऑफ दैट गार्डियन, आइदर ही इज गार्डियन एड लिटम or he is a de facto or de jure guardian or any guardian who is appointed by the court. If guardian is appointed, then computation of the age of the minor shall not be 18 years but 21 years. Minor who is under the guardianship, his majority age as per this majority act will be 21 years, not 18 years. Means any minor who is under the guardianship cannot contract up to 18 years or 19 years or 20. सिटीजनशिप एक्ट के तहत उसका शनाख्ती कार्ड तो बनेगा, लेकिन उसकी जो ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट जो भी करेगा वो नहीं कर सकता जब तक वो 21 ईयर्स में होगा, क्योंकि लॉ कहता है 21 ईयर्स का जब होगा तो उसकी गार्डियनशिप ब्रेक हो जाएगी और उसके बाद ये इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अभी आप 18 साल की उम्र में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी परचेज कर सकते हैं, फ्लैट बंगला ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, ऑफिस ले सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं, क्योंकि आप मेजर है विद इन मेजॉरिटी एक्ट एंड यू कैन एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन। देयर विल बी नो एनी लीगल एम्बार्गो, नो एनी इम्पेडिमेंट, नो हर्डल, लीगल हर्डल। अभी चूंकि वो एक लॉ ने आपको प्रोवाइड किया है, एक सेफ गार्ड और एक पूरी लाइन प्रोवाइड की है कि भाई आपकी मेजॉरिटी क्या है। तो यहाँ इसीलिए ये आया, क्वेश्चन आया, एवरी पर्सन भी मैंने आपको बताया, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, एज ऑफ द मेजॉरिटी विथ रेफरेंस टू मेजॉरिटी एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। वी आर सब्जेक्ट to compute our age framework within the dictates and guideline as provided under the majority act। ठीक है ना? अच्छा, आगे who is of sound mind, खाली मेजर भी नहीं लेकिन he is of the sound mind। भाई साउंड माइंड का मकसद क्या है? आया ऐसा तो नहीं है कि भाई वो साउंड माइंड नहीं है और उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, नाउ साउंड माइंड इज अगेन डिफाइंड अंडर सेक्शन 12। हु इज साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग? दिस सेक्शन 12 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अ पर्सन इज said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it he is capable of understanding and forming of a rational judgment to its effect upon his interest. This is very, very important, very important. Sound mind means he is capable of understanding. Understanding क्या होती है? And forming of the rational judgment. देखिए, मैं ऑफिस जब बेच रहा हूं तो उसके पीछे मेरे लिए मेरे पास कुछ प्लान्स होंगे, या ऑफिस को मैं बेचकर कोई घर की कोई प्रॉपर्टी लूँगा, या मैं समझ रहा हूँ कि एक ऑफिस के बेचने से इस एरिया से मैं किसी अच्छी एरिया में कोई प्रॉपर्टी लूँ जिसकी वर्थ और वैल्यू इससे ज़्यादा हो। तो इसके लिए मेरे पास एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक मुकम्मल है।
तो ये सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो मेरा है, तो मीन्स आई एम केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवरी प्रॉज एंड कॉन्स। सही है ना? व्हेन आई एम केपेबल टू अंडरस्टैंड एवरी प्रॉज एंड कॉन्स, देन आई डिसाइड टू सेल दिस प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट राउंड स्टार्ट्स, दूसरा मरहला। वो कैसे? मैं इसको हैंडसम अमाउंट में सेल करूं। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं इसको ऐसे सेल करूं जो मुझे नुकसान हो। तो उससे पहले मैं मार्केट को टच करूंगा। जब मैं मार्केट को टच करूंगा, जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज और माय एक्सपीरियंस, कि आजकल क्यों कराची की प्रॉपर्टी में फ्लक्चुएशन है, रातों रात इसकी प्रॉपर्टी ऊपर चली जाती है, रातों रात इसकी प्रॉपर्टी गिरती है तो नीचे आ जाती है। मार्केट को जो मैंने टच किया तो मुझे पता चला कि आजकल जो परचेज और सेल है वो इतनी रैम्पट नहीं है, लेकिन उसके अंदर अगर कोई ज़रूरतमंद होगा जो जिसको ऑफिस चाहिए, उसमें आप प्रेफरेंस किसी वकील को दें, चूँकि वो जो है वो आपको अच्छे पैसे देगा, क्योंकि वहाँ वकीलों के चैम्बर्स हैं और कोई कंपनी या कोई बंदा नहीं आएगा। तो इसके अंदर जो मेरा माइंड सेट है, उसके अंदर जो भी मैं डिसीशंस दूंगा वो लूँगा रेशनल डिसीशंस, मीन्स एक जहानत वाली डिसीशंस होगी। अच्छा, यहाँ तक भी नहीं, मैंने इसकी कीमत का एक अंदाज़ा कर दिया कि मुझे ऑफिस जो है ये 30 लाख तक बेचनी है। दिस इज़ माई सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड आई एम साउंड माइंड। I can enter into such contract. I am a major within Majority Act. I can enter such transactions. अभी रैशनलिटी आती है, रेशनल माइंड, उसकी एप्लीकेशन होती है। व्हाट इज रेशनल माइंड? जब वो बंदा आया, सही आपको ये प्रॉपर्टी देनी है, हाँ भाई मुझे देनी है, तो सही इसकी आप कितनी कास्ट देंगे? तुम्हें पता है मुझे तो 30 लाख तक तो देनी है, लेकिन मैं इसको कहूँगा 30 लाख तो मामला बनेगा नहीं। अभी मैं इसको कहता हूँ 40 लाख। मीन्स बार्गेनिंग, नेगोशिएशंस फॉलोड बाय बार्गेनिंग। दिस इज रैशनलिटी। नेगोशिएशंस फॉलोड बाय बार्गेनिंग। वो कहेगा सर नहीं, 1 राउंड 2 राउंड। वो भी साउंड माइंड है परचेस करने वाला, उसके पास भी रैशनल जजमेंट है, वो भी सोच समझ कर ले रहा है। मुझे कहता है सही आप इसके टाइटल डॉक्यूमेंट शो करें, यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बाहर गया, देखा कोई सीवरेज की कोई लाइन या कोई ऐसी लाइन, तो कोई ऐसी डैमेज तो नहीं है, और पानी की लाइनें वगैरह कैसी हैं, लाइटिंग फंक्शनिंग कैसी है लाइट की। तो ये सारी चीज़ें वो रेशनल माइंड से जज करेगा, टाइटल डॉक्यूमेंट्स में रिवाज करेगा, फिर मुझसे बात करेगा। और 1 राउंड में ये फिनिश नहीं होगा, उसके लिए 2-3 राउंड्स होंगे और इसके अंदर नेगोशिएशंस होंगी, नेगोशिएशंस और बार्गेनिंग। उसके बाद जब फाइनलिटी हुई तो मैंने कहा भाई मुझे आप 30 लाख रुपए, यानी आखिर मैंने 40 कहा, उसने 25 कहा, आखिर मैंने कहा 35, उसने कहा 30, 32-33 पे मामला डन हो गया, लेकिन 2-4 राउंड्स के अंदर। तो वो भी साउंड माइंड था, मैं भी साउंड माइंड था। मुझे भी इस कॉन्ट्रैक्ट की अंडरस्टैंडिंग थी, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट की अंडरस्टैंडिंग थी। उसने भी रेशनल जजमेंट अप्लाई की, मैंने भी रेशनल जजमेंट अप्लाई की। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ने क्वालिफाई किया इन एवरी रिस्पेक्ट। अभी अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई पार्टी वायलेशन करेगी, दैट शैल बी इन्फोर्सेबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अभी इसका और मिसाल मैं आपको देता हूँ, जिसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कैसे होता है। अभी मैं ऑफिस मुझे बेचनी है, आप आ गए, सही ऑफिस बेचनी है, हाँ भाई बेचनी है, सही कितने में आपको देनी है? पर यार तजुर्बा तो मेरे पास है नहीं, पूछा भी नहीं है, आप बताएं कितना देंगे? सही मैं आपको दूंगा 10 लाख। 10 लाख भाई कम है। अच्छा सही 15 लाख, चलो ठीक है डन, दे दो 15 लाख। मार्केट में क्या है इसकी कीमत है? 30 लाख, कम से कम 15 लाख में लेकर चला गया। आगे चलकर ट्रांजैक्शन भी हो गई, सेल डीड भी हो गई। फिर मैंने इसको चैलेंज किया, या मेरे ब्याह पे मेरे किसी बेटे ने चैलेंज किया कि हमारे बाप का साउंड माइंड ये नहीं है, उसने एक ऐसी प्रॉपर्टी सस्ती बेची है जो मार्केट में इसकी प्रॉपर्टी कीमत है ही नहीं।
तो कोर्ट ने जब देखा, कोर्ट ने एविडेंस बोला कलेक्ट करो, एविडेंस जब आई, कोटेशंस आए और सराउंडिंग के उस वक्त की मार्केट वैल्यूएशन आई तो बोला ये तो 30-35 लाख में थी। तो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया ये जो ट्रांजैक्शन है दैट इज नॉट बीन एंटर्ड बाय अ साउंड माइंड पर्सन, और उसको नलीफाई कर दिया। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए साउंड माइंड का होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए लिखा गया है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अभी ये आ गया कि साउंड माइंड मीन्स दैट पर्सन हु इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ द रेशनल जजमेंट, ठीक है ना, ये भी आ गया इसके अंदर। नाउ अगेन आई एम रिवर्टिंग बैक टू द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 10, क्योंकि सेक्शन 10 से ये कॉम्पिटेंसी भी निकली और सेक्शन 10 से ये भी निकला कि भाई सेक्शन 10 के अंदर हु इज साउंड माइंड और केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इट। समझ में तो आ रहा है ना, कोई बर्डन तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि ये कुछ खुश सब्जेक्ट होते हैं, थोड़ा बहुत उसके अंदर हम जब कोई कुछ ना कुछ चीज़ आपको रिफ़्रेश करते हैं तो फिर समझ में भी आ जाता है, क्योंकि लॉ के अंदर थोड़ी बहुत खुश्की तो होती है ना। और खुश्की लॉ से कैसे निकलती है, जब आप ज़्यादा थक जाते हैं घर में पढ़ते हैं तो चाय शाय तो पीते हैं ना, लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई इंतज़ाम है नहीं। मैंने नीचे जब मेरा सेंटर था फर्स्ट फ्लोर पे, वो इससे छोटी उसकी एरिया थी, हमारे कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स पूरे नहीं होते, तभी मैं ऊपर चला आया। तो मैं 2 घंटे के ब्रेक में कुछ 5-10 मिनट का वक्फा करता था। मैंने कहा भाई चाय शाय पी कर आओ। असर का अज़ान आ जाता था, मैं नमाज़ पे चला जाता था और नमाज से वापस आता था। तो ये सारे मेरे स्टूडेंट्स जो भी होते थे वो नमाज तो कम पढ़ते थे, 2-3 होते थे, बाकी पठान के पास चाय पी रहे होते थे। मैं देखता था चाय पी रहे हैं, फिर मैं ऊपर आ जाता था, फिर इस लड़के को भेजता था कि भाई इनको ले आओ, भाई लेक्चर तो शुरू करें। 15-20 मिनट से आधा घंटा हो गया तो ये कहता था अभी दूसरी चाय पी रहे हैं। एक चाय तो उसने पी, उन्होंने पी, फिर दूसरी चाय पी रहे। मैंने कहा फिर ये तो पौना घंटा हो गया, अभी जब पूरे नहीं होंगे लेक्चर कैसे शुरू हो। फिर ये 3 घंटे का हो जाता था। फिर अल्लाह ने हमारी सुनी, हम 7वें फ्लोर पर आ गए। यहाँ से कोई जाने की हिम्मत करता नहीं है, क्योंकि अभी लिफ्ट बंद, इतना कौन चढ़ेगा। तो हमने भी 2 घंटे का लेक्चर शुरू कर दिया कि ठीक है कंप्लीट 2 घंटा विदाउट एनी ब्रेक। लेकिन 2 घंटे का लेक्चर वर्चुअली बर्डन करता है, क्योंकि एक कंसंट्रेशन के साथ। तो इसीलिए बीच में थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का हम इस तरह से वक्फा करते हैं कि कोई ना कोई चीज़ आपको बताते हैं, जैसे आप रिफ़्रेश हो जाएं और आगे जो लेक्चर है आपको समझ में आए। लेकिन जो मेन चीज़ है लेक्चर की, आप देखिए कि लॉ के अंदर लिंक्स और इंटरलिंक्स कैसे मिलती जा रही हैं। अगर आप इनको मिलाकर आगे चलेंगे तो वाकई ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है या नहीं है। कल मैंने सैटरडे संडे वालों को मैथमेटिकल एविडेंस समझाया था कि व्हाट इज़ मैथमेटिकल एविडेंस, और आज आपको प्रैक्टिकली मैथमेटिकल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझा रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स हमारी लॉ के अंदर तो है। जब हम सीपीसी के अंदर इंटरप्रिटेशन करते हैं और एक प्रोविजन को डाइसेक्ट करते हैं और उससे कनेक्टेड सीरीज ऑफ द प्रोविजंस निकालते हैं, वो भी हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है सीपीसी के अंदर। मैथमेटिक्स तो है, लेकिन बात यह है कि अगर आप उसको उस यानी डेप्थ में ले जाएं। अभी देखो जब हमने सेक्शन 10 को पढ़ा, आपको पढ़कर सुनाया, तो उसके अंदर ये चीज़ आ गई कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। जब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वो सेक्शन 11 में आया, तो उसके अंदर आया भाई पर्सन हुज ऑफ द साउंड माइंड एंड मेकिंग रेशनल जजमेंट। तो उसके अंदर जब हमने देखा तो ये दोनों चीज़ें कहाँ हैं, सेक्शन 12 के अंदर है। जब हमने केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मिंग रेशनल जजमेंट, उसके बाद फिर हम आपको जब यहाँ से वापस ले आए सेक्शन 10 के अंदर, तो लिखा गया कि ठीक है वो एग्रीमेंट सारे की सारी कॉन्ट्रैक्ट है, और जो फ्री कंसेंट से एग्जीक्यूट की जाए, यानी उस कंसेंट के अंदर कोई भी कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन
मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ ना हो, और लेकिन वो एग्रीमेंट एक ऐसी पार्टीज़ के दरमियान में हो जो कॉम्पिटेंट हो टू कॉन्ट्रैक्ट। और कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आम चीज़ है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो तो आपने देखा जो सेक्शन 11 में है। अच्छा, अभी जो हमने आपको बताया अभी तक, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक डेडलाइन हमने आपके साथ डिस्कस की है, डेडलाइन। और डेडलाइन के अंदर जो मैंने आपके साथ लॉ डिस्कस किया है वो है सेक्शन 2 का ई मीन्स एग्रीमेंट, ए प्रोपोजल, बी एक्सेप्टेंस, सी कंसिडरेशन, एफ रेसिप्रोकल, एच कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 14 अनड्यू इन्फ्लुएंस, 15 कोerशन, 16 फ्रॉड, 17 मिसरिप्रेजेंटेशन, 18 मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, 20 18 to 20, और सेक्शन 11 पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 12 पर्सन साउंड माइंड टू कॉन्ट्रैक्ट। और इंटरलिंक्स जो दूसरे स्टेट्यूट्स की मैंने आपको बताई वो था सेक्शन 3 and 4 ऑफ द मेजॉरिटी एक्ट, सेक्शन 11 पीपीसी और सेक्शन 257 जनरल क्लॉज एक्ट। ठीक है ना, ये प्रोविजंस थे जिनकी लाइट में मैंने आपको डेडलाइन जो है इसकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 10 की समझाई। अभी जो आगे लॉफुल और लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसीडरेशन आ रहा है उसके लिए हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है सेक्शन 23 से लेकर सेक्शन 30 तक। अभी ऑनवर्ड जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस दो अल्फाजों पे, सेक्शन 23 to 24 to 30 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अभी यानी वो एग्रीमेंट क्वालिफाई करता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर पार्टीज की फ्री कंसेंट हो और पार्टीज उसके अंदर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो और उस कॉन्ट्रैक्ट के बैकग्राउंड में लॉफुल कंसीडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट हो एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। एग्रीमेंट वॉइड होती है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता। एग्रीमेंट इस सेंस में वॉइड होती है कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन अनलॉफुल होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन अनलॉफुल नहीं होता, तभी ये इनफोर्सेबल बाय लॉ है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी वॉइड हैं, इररिस्पेक्टिवली वो क्वालिफाई करते हैं आफ्टर एवरी कंसीडरेशन, आफ्टर एवरी स्टेप वो क्वालिफाई करते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट जो भी एग्रीमेंट, इवन देन दे आर वॉइड which are called frustrated contracts. Frustrated contracts are void under the law. मुख्तलिफ प्रोविजंस में उनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, हम उस पर भी आते हैं। अभी देखिए सेक्शन 24 जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है वो हमें प्रोवाइड करता है, प्रिस्क्राइब करता है। सेक्शन 24 एग्रीमेंट्स void if consideration and object unlawful as part, if any part of a single consideration for one or more objects or any one or any part of any one of the several considerations for a single object is unlawful, the agreement is void. लेकिन आई होप ये आपको घर में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं फिर पढ़ता हूँ, आप ज़रा कंसंट्रेशन से सुनना। If any part of a single consideration for one or more objects or any one or any part of any one of several considerations for a single object is unlawful, the agreement is void. आपको एक इलस्ट्रेशन दूंगा तो फिर आप उसको फिर पढ़ूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक बंदा है, उसके पास एक फैक्ट्री है,
उस फैक्ट्री के अंदर उसका एक कारोबार चलता है, लेकिन उसके एक सेक्शन के अंदर वो एक कंट्राबांड ऐसी मेडिसिन्स हैं, इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, जिसकी वो नाइट के टाइम में उसकी ट्रैफिकिंग करता है। उसने एक अपना एम्प्लाई जो है वो अपॉइंट किया, भाई यू आर चौकीदार ऑन माई दिस फैक्ट्री एंड आई विल पे यू ₹10,000 पर मंथ। आप दिन के टाइम में ये मेरी फैक्ट्री है उसको सुपरवाइज करेंगे, इसको ख्याल करेंगे, वॉच करेंगे, और रात के टाइम में जो ट्रैफिकिंग होती है ड्रग्स की मेरी फैक्ट्री के उस पर्टिकुलर सेक्शन से आप उसकी ट्रैफिकिंग को फैसिलिटेट करेंगे। फॉर देट आई विल पे यू डबल सैलरी एज 20,000। अच्छा, ये इनकी एग्रीमेंट हो गई। तो देखो एग्रीमेंट के अंदर जो एक पार्ट है कि भाई आप इस फैक्ट्री को वॉच करेंगे, चौकीदारी इसकी करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, हम उसके 10,000 देते हैं, मीन्स वो तो एक ऐसा है जो लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लेकिन रात के टाइम में आप जो है वो उसकी जो ट्रैफिकिंग होती है हमारी ड्रग्स की उस पर्टिकुलर सेक्शन से आप उसको फैसिलिटेट करेंगे, गेट्स वगैरह खोलेंगे, वहाँ से चली जाएंगी, तो ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया। सही बात है ना। अभी यानी उसी ट्रांजैक्शन का सीरीज ऑफ द ट्रांजैक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल आ गया, और जो कंसिडरेशन इस्तेमाल हो रही है वो भी अनलॉफुल हो गई कि भाई आपको 10,000 रुपया उसके लिए, लेकिन 10,000 वो 10,000 उसके साथ मिक्स हो गए, तो दोनों का ऑब्जेक्ट जो है और कंसिडरेशन अनलॉफुल हो गया, तो वो एग्रीमेंट वॉइड है। अभी आप इस मिसाल को सामने रखना, मैं इसको पढ़ता हूँ फिर आप समझते जाएंगे। इफ़ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन, सिंगल कंसिडरेशन मीन्स आपको हम एम्प्लॉय करते हैं 10,000 रुपये पे टू वॉच और सुपरवाइज दिस फैक्ट्री, सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, वन ऑब्जेक्ट तो ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया, और एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशंस, कंसिडरेशंस आया वन तो वो जिसके अंदर आप लेते हैं सैलरी, जो आप रात को इसको सुपरवाइज करेंगे या दिन के टाइम में, और दूसरी कंसिडरेशन ये है कि आप उसको ट्रैफिकिंग को फैसिलिटेट करेंगे फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट। वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, एक वो ऑब्जेक्ट था, एक ये ऑब्जेक्ट है, दैट सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, द होल एग्रीमेंट इज वाइड, क्योंकि उसके अंदर जो पहला ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो कंसिडरेशन पास ऑन हो रही है वो बिल्कुल अनलॉफुल है, इट इज़ नॉट कंडोनेबल और परमिसेबल बाय एनी लॉ, तो दिस एग्रीमेंट इज वाइड। समझ गया ना मेरी बात। तो वो एग्रीमेंट वाइड है जिसके अंदर कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल है, इन पार्ट नॉट फुल, एक पार्ट तो जायज़ है लेकिन एक पार्ट जो है वो अनलॉफुल है। सेक्शन 25 कहता है वो एग्रीमेंट जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है, दैट इज आल्सो वाइड। व्हाट इज कंसिडरेशन? हमने एग्रीमेंट किया कि भाई मैं आपको ऑफिस देता हूँ 10 लाख में या 20 लाख में, आपने कहा ठीक है, इसे लिख कर दे दें, 2 विटनेसेस भी हैं और उसके अंदर हमने रजिस्टर भी करा दिया, ठीक है, ये मेरा दोस्त है, ही इज़ ट्रस्टेड पर्सन, वी हैव डेवलप्ड फिड्यूशियल रिलेशनशिप, he will not betray or deceive me, he will pay me this amount। मैंने उसके साथ एग्रीमेंट किया without receiving any penny or any consideration। लॉ कहता है ये एग्रीमेंट वाइड है क्योंकि इसके अंदर कंसिडरेशन हुआ नहीं। एग्रीमेंट इज कंप्लीट मीन्स वे प्रॉमिस और सेट ऑफ द प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, कंसिडरेशन हुई नहीं तो एग्रीमेंट इज वाइड। सही है ना। तो ये आ गया उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर एक और भी चीज़ है, इफ इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में या एक्शनेबल क्लेम्स के अंदर, टीपी एक्ट के अंदर या पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ट्रेड होता है या उस ट्रेड के अंदर कुछ ऐसी एग्रीमेंट्स होती हैं
जो रजिस्टर्ड होती हैं और जिनको कहा जाता है एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट्स। एक कहलाता है एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट्स, एक कहलाता है एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट्स। व्हाट इज डिफरेंस? अभी आप मेरे पास आए, आपने कहा कि साईं अभी आपके पास ये मोबाइल है, हम आपसे मोबाइल लेते हैं। मैंने कहा भाई इसकी कीमत 10,000 रुपये, आपने 10,000 रुपये दिए। मैंने आपको इसकी जो गुड्स की, इसकी पोजीशन नहीं कहते, गुड्स की जो हम ट्रांसफ़र करते हैं वो ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं। जो गुड्स की हम ट्रांसफ़र करते हैं वो ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो चीज़ हम ट्रांसफ़र करते हैं वो पोजीशन ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये गुड्स है, इसकी मैंने ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र की और ये एग्रीमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो गया, फाइनलाइज हो गया। अभी एक और एग्रीमेंट है, सही कितने की ये आपकी मोबाइल है? मैंने कहा भाई 10,000 की। सही ठीक है, मैं आपको 1,000 देता हूँ, बाकी मैं 9,000 इंशाल्लाह 15 दिन के बाद करके दूंगा, आप ये एग्रीमेंट कर दें। जो हम वो एग्रीमेंट करेंगे इट विल बी कॉल्ड एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट, मीन्स इट इज़ नॉट फाइनलाइज्ड, it will be finalized in future date, means that is executory। तो गुड्स जो होती हैं बाहर से आती हैं, इंपोर्टेड गुड्स होती हैं, उसके अंदर पार्टीज़ एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। भाई ये गुड्स जो हैं, मसलन आईफोन्स हैं, भाई 100 आईफोन्स मैं आपको दूंगा, 1 लाख की आईफोन होती है और 100 रुपये की तो आईफोन, तो ये तो कितने की हो, 1 करोड़ की हो गई। 100 आईफोन 1 लाख की 1 करोड़ की हो गई। तो मैं आपको ये 2 महीने के बाद आपको दूंगा। उसने कहा भाई ठीक है, मैं जैसे ही आप मुझे देंगे तो मैं आपको इसका 1 करोड़ रुपया दूंगा। उन्होंने राइटिंग भी कर दी और रजिस्टर भी करा दिया, पैसा एक भी नहीं दिया। तो ये कहलाता है एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट। उसके लिए इधर लिखा गया है ये सेक्शन 24 के अंदर कि विदाउट कंसिडरेशन के अगर वो राइटिंग में है और रजिस्टर्ड है तो वो सही है। आप समझ गए ना? तो उसके अंदर ये चीज़ आई है। सेक्शन 24 का 1 कहता है, सेक्शन 25 का 1 कहता है इट इज़ इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ for time being in force for the registration of documents and is made on account of natural love and affection। एक और एग्रीमेंट कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट हो गई, मैं ये ऑफिस आउट ऑफ माई लव एंड अफेक्शन अपने बेटे को देता हूँ। इसके अंदर कंसिडरेशन तो हुई नहीं, पैसे तो हुए नहीं, लेकिन इस जो गिफ्ट डीड है तो लॉ कहता है गिफ्ट डीड के अंदर भी कंसिडरेशन है। दैट कंसिडरेशन इज कॉल्ड लव एंड एफिलिएशन। आउट ऑफ लव एंड एफिलिएशन के तहत जो आप बेटे को, बेटी को, वाइफ को प्रॉपर्टी देते हैं तो वो भी कंसिडरेशन होती है, लेकिन मनी कंसिडरेशन नहीं है। तो इसीलिए सेक्शन 25 के 2 में कहा गया कि एक तो वो एग्रीमेंट जो रजिस्टर्ड है, राइटिंग फॉर्म ही है, कंसिडरेशन नहीं है, वो भी वैलिड है, और दूसरा वो एग्रीमेंट जो राइटिंग फॉर्म में है और रजिस्टर्ड है लेकिन उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है, और जो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कोई बंदा किसी को देता है। आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन गिफ्ट तो मुलाजिम को भी किया जाता है, अगर बंदा समझता है कि इसका स्टेटस मेरे औलाद से ज़्यादा है तो। अच्छा, तीसरी बात भी है, चूँकि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, फिर परेशान हो गए। सेक्शन 25 में है आर इज़ अ प्रॉमिस टू पे अ डेबिट बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ। एक ऐसा डेबिट है जिसका आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं इसको पे करूँगा, लेकिन कोर्ट के अंदर उसकी रेमेडी नहीं है, तो फिर क्या ये वाइड हो गया? लॉ कहता है ये भी वाइड नहीं हुआ। क्यों? यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट। लॉ के अंदर कोई भी जब आप सूट दाखिल करते हैं तो उसकी लिमिटेशन होती है।
अगर रिकवरी का सूट दाखिल करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रॉमिसरी नोट का दाखिल करते हैं, अगर स्पेस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दाखिल करते हैं, डिक्लेरेशन का दाखिल करते हैं, पोजीशन का दाखिल करते हैं, तो लिमिटेशन प्रोवाइडेड है। सपोज अगर आपने किसी को अमाउंट बारो किया है 3 लाख, दोस्त है, और अभी आप उसको वापस नहीं दे रहा, आपको आश्रय उसने दिए और एग्रीमेंट उसने आपके साथ किया जिसके तहत उसने कहा कि मैं आपको 6 महीने में दूंगा। 6 महीने के अगेंस्ट 6 साल गुजर गए, टाइम आपको देता रहा, नहीं दिया। 6 साल के बाद आपको जब ये अंदाज़ा हो गया ये मुझे पैसे नहीं देगा, तो आपने वकील करके केस दाखिल कर दिया। जब केस दाखिल हो गया तो रिकवरी ऑफ बारोड मनी, रिकवरी ऑफ मनी की जो लिमिटेशन है वो है 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूज़ल। आपको 6 साल हो गया और 6 साल तक आपका 3 साल निकाले, 3 साल तक आपने क्या किया, कोई रेमेडी नहीं ली, तो उसके अंदर लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंदर आप तो बिल्कुल गए ना। यहाँ ये है कि ऐसा एग्रीमेंट अगर लॉ ऑफ लिमिटेशन उसके अंदर अप्लाई करता है या बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन है, वो वॉइड नहीं है। लेकिन वॉइड क्यों नहीं है? जब उसकी रेमेडी नहीं है तो वॉइड क्यों नहीं है? लॉ कहता है कि ये जो केस है, अगर सपोज कीजिए मैंने वो केस दाखिल भी कर दिया और कोर्ट ने कहा कि भाई आप इशू पे मुतमईन करें, मेरा एडवोकेट कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सका, कोर्ट ने कहा कि सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन एंड डिसमिस्ड। कोर्ट ने मेरे 2 लाख की कोई बात नहीं की। क्या मेरे 2 लाख गए? लॉ कहता है नहीं, आपके 2 लाख गए नहीं, आपकी रेमेडी गई, आपका राइट है, आप राइट ले सकते हैं। या डिफेंस में कोई सूट दाखिल कर दे, या आपके ऊपर कोई सूट दाखिल कर दे, या क्रिमिनल केस आप दाखिल कर दे, आप फ्रॉड की प्ली ले लें, लेकिन वो एग्रीमेंट या जो बारोड अमाउंट आपका है वो बाय स्ट्रेच ऑफ नो इमेजिनेशन वो बार नहीं हुआ। ठीक है ना? तो ये आगे इसके अंदर एक बड़ा लेक्चर है जो सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 19 में क्या है? वो अब दूसरी बात है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेबिट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेबिट वो दूसरी चीज़ है। ये एक और चीज़ है। वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेबिट ये होता है कि अगर कोई बंदा उसके अंदर एक्नॉलेज करता है, एक मिनट, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट राइटिंग, नहीं ये तो और चीज़ है, ये तो चला जाता है नोवेशन से, नोवेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में चला जाता है। ये तो बिल्कुल डिफरेंट। इसके अंदर ये पॉइंट है कि अगर सपोज कीजिए आपने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया, अभी एग्रीमेंट आपने किया, वो एग्रीमेंट आपका एक्सपायर हो रहा है 25 दिसंबर को, लेकिन वो कहते हैं कि भाई अभी इस एग्रीमेंट के एक्सपायरी से पहले हम दूसरा एग्रीमेंट करें, म्यूचुअल कंसेंट से दूसरा एग्रीमेंट करें और पहले एग्रीमेंट को एक्नॉलेज करें। तो फिर दूसरा एग्रीमेंट करेंगे तो अगर लिटिगेशन होगी तो उसका लिमिटेशन पीरियड जो काउंट होगा वो दूसरे एग्रीमेंट से होगा, नंबर 1। नंबर 2, सपोज कीजिए कि वो एग्रीमेंट कर रहे हैं लेकिन 25 दिसंबर के बाद 26 दिसंबर को कर रहे हैं, मीन्स वो पीरियड लिमिटेशन का 1 साल का एग्जॉस्ट हो गया, तो अभी लिटिगेशन होती है तो सेकंड जो एग्रीमेंट करते हैं उससे लिमिटेशन काउंट नहीं होगी, फर्स्ट एग्रीमेंट से होगी, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट जो है वो उस एग्रीमेंट के एक्सपायरी से के बाद में है, पहले नहीं है। अब ये वो चीज़ है, दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट देन दिस। अच्छा, अभी ये चीज़ हो गई इसके अंदर कि वो जो डेबिटेड अमाउंट है या वो किसी भी सूरत में यानी बार नहीं होगा अंडर दी लॉ ऑफ लिमिटेशन। आगे हम चलते हैं, इसके अंदर एक्सप्लेनेशंस भी दी गई हैं
और आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे आगे चलकर। एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वाइड, अगर आप किसी से एग्रीमेंट करा दें कि भाई कभी भी मैं शादी नहीं करूँगा, ये एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, इट इज़ वाइड। रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज़ वाइड एग्रीमेंट। क्यों कभी कभार होता है कोई किसी को इस तरह से फोर्स करता है कि भाई एग्रीमेंट दे दो, फिर उससे राइटिंग में रजिस्टर भी करा दे, लेकिन इज़ नॉट इन्फोर्सेबल। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वाइड, अगर कोई बंदा मुझे कहता है कुरैशी साहब आप राइटिंग में दे दें कि मैं लीगल कोचिंग सेंटर 5 साल के लिए नहीं चलाऊँगा, मैंने उसको एग्रीमेंट करके दे दिया, मैं फिर दूसरे दिन आकर बैठ गया, वो चला गया कोर्ट में, वो सूट उसका नॉन मेंटेनेबल होगा। कुरैशी साहब को आप ट्रेड से या बिजनेस से रोक नहीं सकते, क्योंकि दैट इज़ वाइड एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 27। एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वाइड, अगर एक केस है कोई डकैती करता है और डकैती के दौरान आपको एग्रीमेंट करता है भाई मैंने आपकी 20,000 रुपये की जो डकैती की मैं आपको भर कर दे रहा हूँ, मेरे साथ एग्रीमेंट कर दे, और एग्रीमेंट हो गई, 20,000 रुपये आपने उसको दे दिए जो उसकी डकैती हो गई, और उसके बाद ये कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो गई, ये लॉ कहता है कि ये जो रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग ये एग्रीमेंट वाइड है, ठीक है ना। और एग्रीमेंट वाइड फॉर अनसर्टेनिटी, ऐसी एग्रीमेंट जिसके अंदर टर्म्स और कंडीशंस यानी क्लियर नहीं हैं वो भी वाइड है। जैसे भाई किसी ने ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 100 टन ऑयल दूंगा, भाई कौन सा ऑयल, केरोसिन ऑयल, मोबिल ऑयल, कौन सा ऑयल, डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, तो ये अनसर्टेनिटी में आ गया, मीन्स टर्म्स आर वेग, टर्म्स आर कन्फ्यूज्ड, ये एग्रीमेंट भी वाइड है। क्योंकि एग्रीमेंट लॉ कहता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट शैल बी क्लियर, नीट, क्लियर and visible for understanding, and if ultimately challenged before the court should know its purport. Agreement by way of wager void, ये जो भी शर्तें वगैरह लगाते हैं या रेसिंग होती है, हॉर्स रेसिंग होती है, या सपोज़ कीजिए कोई ऐसी लॉटरी निकलती है या कोई क्रिकेट गेम होती है, उसके अंदर जो कोई भी होती है, ये सारी की सारी जो कुछ भी हैं वो उसके अंदर ये वाइड है। आखिरी है सेक्शन 30, पूछना है क्या कुछ? सेक्शन 10 and 11 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सर, सेक्शन 10 and 11 उसमें क्या है सर? एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 10। देखो ना, हम सेक्शन 10 और जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को एक साथ नहीं मिला सकते। उसका एक सबब है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी की, और कॉन्ट्रैक्ट टीपी एक्ट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की। यहाँ मैंने आपको बताया, यहाँ जो चीज़ हम देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, वो हम ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं, और टीपी एक्ट के अंदर जो कुछ भी हम ट्रांसफ़र करते हैं वो पोजीशन ट्रांसफ़र करते हैं। आप देखिए यहाँ ओरल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 है, वो मैंने आपको समझाया। सेक्शन 9 टीपी एक्ट में ओरल ट्रांसफ़र है, लेकिन मैंने आपको वो नहीं बताया, क्योंकि उस वक्त जब मैं आपको वो लेक्चर्स दूंगा उसका सिग्निफिकेंस अलटुगेदर डिफरेंट होगा। कौन सी चीज़ किस जगह पे कैसे कंसोलिडेट करनी है वो मैं आपको करके दूंगा, लेकिन इसके अंदर जो आज हम ये लेक्चर दे रहे हैं उसके अंदर हमारा परपोर्ट सिर्फ ये है कि एग्रीमेंट के अंदर और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नंबर 1 डिस्टिंक्शन क्या है, और इस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर लॉ कितना डेवलप हुआ। अभी एग्रीमेंट जो है वो वाइड किस तरह से होता है, वैलिड किस तरह से होता है, और वही जो कॉन्ट्रैक्ट है जो दो इट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ बट समटाइम्स इट बिकम्स वाइड, वो कैसे होता है। तो हमारा आज का लेक्चर इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एम्बिट के अंदर है। हम इसको फ़िलहाल इसको बाहर किसी दूसरे लॉ के तरफ नहीं ले जाते, क्योंकि अगर ले जाएंगे तो इसका जो परपोर्ट है वो डिफीट हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, तो लिहाजा इसको हम यहाँ ही रहने देते हैं। सेक्शन 30 के अंदर आता है एग्रीमेंट्स कोलाटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट्स। अगर कोई ऐसी एग्रीमेंट जिसके अंदर किया जाए
कि भाई आप एग्रीमेंट करें और उसके अंदर इतने पैसे हैं, अगर नहीं तो भाई आप गारंटी दे दें और वो किसी दूसरे को गारंटियर कर दें, तो वो एग्रीमेंट भी वाइड है। और ऐसा कोई भी सूट या प्रोसीडिंग कि भाई फॉर रिकवरी ऑफ मनी और कमीशन, वो भी अगर एग्रीमेंट है दैट इज़ आल्सो वाइड। और जो गार्डियन है, एग्जीक्यूटर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई हेयर है या पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है माइनर का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ये एग्जीक्यूटर है, गार्डियन है, एडमिनिस्ट्रेटर है उस माइनर का, आफ्टर डिसीज पर्सनस डेथ, तो उस माइनर के ब्याह पे या जो उसके अंदर वो पेमेंट की गई है, ऐसी एग्रीमेंट की जिसके अंदर वो एग्रीमेंट वाइड है। मिसलन भाई एक माइनर के ब्याह पे एग्रीमेंट उसके एग्जीक्यूटर ने की कि भाई अगर ये शर्त हमने जीती तो ये बंदा जो है वो 30 या 20,000 रुपये हमें देगा। एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, बाय एग्जीक्यूटर ऑन बिहाफ ऑफ माइनर और बाय सॉलिसिटर ऑन बिहाफ ऑफ दैट माइनर। तो लॉ कहता है कि एक एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन दोनों अनलॉफुल हों वो भी वाइड एग्रीमेंट है। उसके अंदर कोई बेनिफिट भले माइनर कोई निकले या डिसीज पर्सन, 2 पर्सन मेंशन है, या उसका बेनिफिट माइनर को जाए या उसका बेनिफिट डिसीज पर्सन को जाए, लेकिन उसके अंदर ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन अगर दोनों वाइड हैं तो दैट इज़ आल्सो नॉट इन्फोर्सेबल इन लॉ एंड इज़ अ वाइड एग्रीमेंट। ठीक है ना। रिकवरी ऑफ कमीशन अमाउंट थोड़ा एलैबोरेट कीजिए। कैसा रिकवरी ऑफ कमीशन अमाउंट? कमीशन देखो ना, एक चीज़ है जिसके अंदर कमीशन रखी गई है। भाई देखो आपने इतना ये कमाया, ठीक है, कितना ये इसका फ़ायदा मुझे होगा, इस ये जो ट्रैफिकिंग है या जो ओपियम की सेलिंग है, इससे मेरी कमीशन जो है वो बनेगी 10,000 रुपया, वो भी एग्रीमेंट है। जब उसके अंदर एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन दोनों अनलॉफुल हैं, वहाँ से कमीशन जनरेट कैसे करेगा? कमीशन भी अनलॉफुल हो गया। सही है ना? या कमीशन देंगे? नहीं, मैं समझ रहा था कि आपने जैसे ये कहा था रिकवरी ऑफ कमीशन अमाउंट, कमीशन अमाउंट भी उस एग्रीमेंट से जो वाइड है। ठीक है, अब समझ आ गया। ठीक है ना। हाँ, अच्छा, अभी जो चीज़ है आपके सामने मैंने एक डिस्कस की, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ही था, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने उसके बैकग्राउंड में आपको सारी चीज़ें समझाई इन द लाइट ऑफ सेक्शन 10, और सेक्शन 10 से कनेक्टेड और इंटरकनेक्टेड जो भी प्रोविजंस थे वो मैंने आपको समझाए। सही बात है ना? और इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस तरह से मैंने आपको बताया, लास्ट ये हैं टिप्स हैं लेक्चर की, उसके बाद फिनिश हो जाएगा। इन्फोर्सेबिलिटी मीन्स लीगल रेमेडी अवेलेबल इन लॉ। सोर्स इसका क्या है? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और उस एसेंशियल एलिमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? नंबर 1, एटलीस्ट 2 or more पार्टीज, बायर एंड सेलर। नंबर 2, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। नंबर 3, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के बाद मैं आपको सेक्शन 10 में लेकर गया, और फिर मैंने आपको बताया कि लीगल रिलेशनशिप बायर में और सेलर में कैसे होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट्स तो होते हैं लेकिन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होती। वो क्या है? हस्बैंड का बीवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, बाप का बेटे के साथ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होती।
हस्बैंड भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ट्रांजैक्शंस करता है, व्यापार करता है, वाइफ भी करती है, वो भी परचेज सेल का बिज़नेस करता है, वो भी परचेज सेल की बिज़नेस करती है। अभी हस्बैंड कहता है कि ये जो शॉप है, मैं वाइफ कहती है मुझे दे दो 20 लाख में, वो कहता है ठीक है 20 लाख में ले लो, और एग्रीमेंट होती है। लॉ उस एग्रीमेंट को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? लॉ कहता है कि इसके अंदर जो लीगल रिलेशनशिप है हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में क्रिएट नहीं हुआ। और लीगल रिलेशनशिप के लिए क्या होता है भाई, इसके अंदर ऑफर और एक्सेप्टेंस का फुकदान है, बारगेनिंग और नेगोशिएशंस का फुकदान है, एग्रीमेंट के अंदर विटनेसेस के अटेस्टेशंस का फुकदान है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में नहीं होंगी। वो कहेगी क्या 20 लाख ठीक है, और ऑन द टॉप ऑफ ऑल हस्बैंड भी उस प्रॉपर्टी का बेनिफिशियरी होगा इक्वलेंट टू वाइफ, नहीं तो उनके दोनों औलाद जो है वो बेनिफिशियरी होंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, जिसके अंदर ना बार्गेन है ना नेगोशिएशंस हैं और कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुई। ठीक है ना। अच्छा, आगे फ्री कंसेंट जो मैंने आपको बताई विथ रेफरेंस टू सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17, 18 to 20, उसके अंदर कोएर्शन भी आ गया, दैट इज़ पनिशेबल इवन अंडर पीपीसी। अनड्यू इन्फ्लुएंस आ गया, फ्रॉड आ गया, मिसरिप्रेजेंटेशन आ गई और मिस्टेक आ गई। पांचवा जो इसके अंदर है वो है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है? तो इसके लिए मैंने आपको सेक्शन 24 से लेकर 30 तक वो कॉन्ट्रैक्ट्स बताए जो पॉसिबल नहीं है। कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने आपको बताया कि कैपेसिटी किन की नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। माइनर नहीं आ सकता, डिस्क्वालीफाइड पर्सन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं आ सकता, इंसॉल्वेंट नहीं आ सकता, कन्विक्टेड पर्सन नहीं आ सकता, एलियन एनिमी बाहर का इंडिया का कोई दुश्मन पाकिस्तान में आए वो नहीं ले सकता, और एनी पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड ब्लैक लिस्टेड बाय एनी कंपनी और बाय एनी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट, ब्लैक लिस्टेड एज अ कॉन्ट्रैक्टर, वो भी क्वालिफाई नहीं करता, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट इसके अंदर हो वो एग्रीमेंट इज वैलिड, और कंसेंसस एड आइटम एक मैक्सिमम है वो एग्रीमेंट के अंदर हो, मीन्स सेम थिंग इन द माइंड ऑफ बोथ पार्टीज। वो कैसे? आप गए शोरूम में, टोयोटा करोला आपने खरीदी, GLA या एल्टिस आपको अच्छी लगी, 4 वहाँ खड़ी हैं गाड़ियाँ, आपने एक पसंद की, एक वाइट, एक रेड, एक ब्राउन, एक येलो और एक ब्लैक आपने पसंद की। आपने 5 लाख उसको टोकन दिया, बाकी बोला कल मैं पे ऑर्डर बनाकर आपको दूंगा, गाड़ी ले जाऊंगा। दूसरे दिन आप गए तो आपने देखा कि भाई अरे रेड गाड़ी तो मेरी है ही नहीं, एल्टिस वो कहाँ गई? बोला सर वो तो मैंने बेच दी। अरे भाई मैं ये तो मैंने पसंद की। बोला आपने तो एल्टिस पसंद की थी, रेड तो आपने कहा नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट भी इन्फोर्सेबल नहीं है। क्यों? कि इसके अंदर दोनों पार्टीज के माइंड सेट में एक बात नहीं थी, कंसेंसस नहीं थी। कंसेंसस एड आइटम मीन्स सेम थिंग इन द माइंड ऑफ बोथ पार्टीज, और एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। तो मैंने आपको ये सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 30 तक बताया कि जो एग्रीमेंट दैट इज डिक्लेयर्ड बाय लॉ इज नॉट इन्फोर्सेबल। और आखिर में जो 10 नंबर है उसमें आ जाती हैं लीगल फॉर्मेलिटीज़। व्हाट आर द लीगल फॉर्मेलिटीज़? कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन द रिटन फॉर्म, नंबर 1। इट शैल बी ड्यूली एग्जीक्यूटेड, नंबर 2। It shall be registered in consonance with the Law of Registration Act. Then contract is complete, transaction is complete. आप देखिए अभी सारे प्रोविजंस ला के आप घर जाएंगे और जो भी आपने लिखे हैं उनके आप ऊपर नोट बनाएंगे और रजिस्टर लेंगे और उसके अंदर शुरू से शुरू करेंगे। एग्रीमेंट क्या है?
उसकी रिलेटेड लिंक्स कौन सी हैं जो हमें आज सर ने समझाई, वो सारी सब कुछ आपको वहाँ करना है। अगर इस लेक्चर को आपने अनअटेंडेड छोड़ा या बोला ठीक है वो हम बाद में पढ़ेंगे, यूँ समझे आपके दिमाग से जब निकल जाएगा फिर कभी रेस्टोरेशन नहीं होगी। आज हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 किया। क्वेश्चन नंबर 1 के रेफरेंस में मैंने आपको तकरीबन आधा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या उसका एक मेजर पोर्शन पूरा करके दिया। आगे हम चलेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के और भी प्रोविजन से। कैन वन साइडेड बेनिफिट्स बी कन्फर्ड अपॉन अ माइनर ल्यूनेटिक और अनसाउंड माइंड विथ और विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट। ये जो भी लिंक्स हैं वो आगे हम करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको बाकी जो चीज़ें हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट कराएंगे। आज का लेक्चर फिनिश हुआ।